नमस्कार, रुहिका शर्मा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी, जिनकी कहानी का नाम है दो नाक वाले लोग। ये एक व्यंग्य कहानी है और परसाई जी व्यंग्य कहानी के लिए कितने ज्यादा प्रख्यात है ये तो आप सभी कहानी लवर जानते होंगे। तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए चलते हैं अपनी कहानी की ओर। कहानी शुरू करते हैं। मैं उन्हें समझा रहा था कि लड़की की शादी में टीम टाम में व्यर्थ खर्च मत करो, पर वो बुजुर्ग कह रहे थे, आप ठीक कहते हो, मगर रिश्तेदारों में नाक कट जाएगी। नाक उनकी काफी लंबी थी। मेरा ख्याल है नाक की हिफाजत सबसे ज्यादा इसी देश में होती है। अब देखिए, या तो नाक बहुत नर्म होती है या छुरा बहुत तेज, जिससे छोटी सी बात में भी नाक कट जाती है। और एक और बात, छोटे आदमी की नाक बहुत नाजुक होती है। ये छोटा आदमी नाक को छिपाकर क्यों नहीं रख लेता? अब आप जानते ही होंगे कि कुछ बड़े आदमी जिनकी हैसियत है अपनी नाक पे ना इस्पात की नाक लगवा लेते हैं, माने शायद लोहे की, और उसके ऊपर चमड़े का रंग चढ़वा लेते हैं। काला बाजार में जेल हो आए, औरत खुले आम दूसरे के साथ बॉक्स में सिनेमा देखती है, लड़की का सार्वजनिक गर्भपात हो गया, लोग उस तरह लेकर उनका नाक काटने के लिए घूम रहे हैं। मगर काटे कैसे? नाक तो स्टील की है, चेहरे पर पहले जैसी ही फिट है और शोभा बढ़ा रही है। दूसरा बंदा जो स्मगलिंग में पकड़े गए, हथकड़ी पड़ी है, बाजार में से लोग लाए जा रहे हैं, नाक काटने को लोग उत्सुक पड़े पड़े हैं, पर वो नाक को तिजोरी में रखकर स्मगलिंग करने गए थे। पुलिस को खिला पिलाकर बरी होकर लौटेंगे, फिर से नाक पहन लेंगे। जो बहुत होशियार हैं वो नाक को तलवे में रख लेते हैं। तुम सारे शरीर में ढूंढो, नाक ही नहीं मिलती। नातिन की उम्र की 2 लड़कियों के साथ बुरा काम कर चुका है। जालसाजी और बैंक को धोखा देने में पकड़ा जा चुका है। लोग नाक काटने को उतावले हैं, पर नाक मिलती ही नहीं। अरे वह तो तलवे में है। कोई जीव शास्त्री अगर नाक की तलाश भी कर दे तो तलवे की नाक काटने से क्या होता है? नाक तो चेहरे पर की कटे तो कुछ मतलब है ना। अब जो लोग नाक रखते ही नहीं, उन्हें तो कोई डर ही नहीं। 2 छेद हैं जिनसे वो सांस लेते हैं। कुछ नाकें गुलाब के पौधों की तरह होती हैं, कलम कर दो तो अच्छी शाखा बढ़ती है और फूल भी बढ़िया लगते हैं। मैंने ऐसी खुशबू वाली खुशबूदार नाकें बहुत देखी हैं। जब खुशबू कम होने लगती है तो ये लोग फिर करम करा लेते हैं और किसी औरत को छेड़ दिया, कहीं से जूते खा लिए, किसी के साथ बदतमीजी कर दी, ऐसे कलम करा के इनकी नाक और बढ़ जाती है। अब जूते खा गए अजब मुहावरा है। जूते तो मारे जाते हैं, वो खाए कैसे जाते हैं? मगर भारतवासी इतना भूखमरा है कि जूते भी खा जाता है भैया। नाक और भी तरह से बढ़ती है। एक दिन एक सज्जन आए, बड़े दुखी थे, कहने लगे, भैया हमारी तो नाक कट गई। लड़की ने भागकर एक वी जातिया से शादी कर ली। हम ब्राह्मण और लड़का कलाल। नाक कट गई भैया, नाक कट गई। मैंने उन्हें समझाया कि कटी नहीं है, कलम हुई है, 3-4 महीने में और लंबी बढ़ जाएगी। 3-4 महीने बाद जब वो मिले तो बड़े खुश थे। नाक भी पहले से लंबी हो गई थी। मैंने कहा, नाक तो पहले से लंबी मालूम होती है। वो बोले, हाँ कुछ बढ़ गई है। काफी लोग कहते हैं आपने बड़ा क्रांतिकारी काम किया। कुछ बिरादरी वाले भी कहते हैं, क्योंकि हमने अपनी बेटी को घर से ही निकाल दिया, सारे रिश्ते नाते सब खत्म कर दिए। अब तो नाक बढ़ गई, बिरादरी में भी सम्मान है। कुछ लोग मैंने देखे हैं जो कई साल अपने शहर की नाक रहे हैं। अरे उनकी नाक अगर कट जाए
तो सारे शहर की नाक कट जाती है। अगर उन्हें सांसद का टिकट ना मिले तो सारा शहर नकटा हो जाता है। पर अभी मैं एक शहर गया था तो लोगों से पूछा, फला साहब के क्या हाल है? वो इस शहर की नाक है। तभी एक मस्खरे ने कहा, हाँ साहब, अभी भी शहर की नाक है, मगर छिनकी हुई। मगर बात मैं उन सज्जन की कर रहा था जो मेरे सामने बैठे थे और लड़की की शादी पुराने ठाठ से करवाना चाहते थे। बात क्या है ना कि पहले वे रईस थे, यानी मध्यम हैसियत के रईस, अब गरीब हैं। बिगड़ा रईस और बिगड़ा घोड़ा एक तरह के होते हैं, दोनों बौखला जाते हैं। किससे उधार लेकर खाएं ठिकाना नहीं, उधर बिगड़ा घोड़ा किसे कुचल दे ठिकाना नहीं। आदमी को बिगड़े रईस और बिगड़े घोड़े दोनों से ही दूर रहना चाहिए। मैं भरसक कोशिश करता हूँ। मैं तो मस्ती से डोलते आते सांड को देखकर भी किनारे के किनारे, सड़क के किनारे, इमारत के बरामदे में चढ़ जाता हूँ कि बड़े भाई साहब आ रहे हैं, इनका तो आदर करना चाहिए। तो जो भूतपूर्व संपन्न बुजुर्ग मेरे सामने बैठे थे वो प्रगतिशील थे, तो लड़की का अंतरजातीय विवाह कर रहे थे। वो कन्या और लड़का जो है वो शुद्ध कान्य कुब्ज है। शादी खुशी से कर रहे थे, पर उसमें विरोधाभास यह था कि शादी ठाठ से करना चाहते थे। बहुत लोग एक परंपरा से छुटकारा पा लेते हैं, पर दूसरी परंपरा से बंधे रहते हैं। रात को शराब की पार्टी से किसी ईसाई दोस्त के घर आ रहे हैं, मगर रास्ते में हनुमान का मंदिर दिख जाए तो थोड़ा सा तिलक और संदूर भी लगा लेते हैं। मेरा एक घोर नास्तिक मित्र था। हम घूमने निकल जाते तो रास्ते में मंदिर देखकर वो कह उठते, हरे राम हरे राम हरे राम, और बाद में पछता जाते। तो मैं उन बुजुर्ग को समझा रहा था कि आपके पास रुपए नहीं है, आप कर्ज लेकर शादी का ठाठ बनाएंगे, पर कर्ज चुकाएंगे कहां से? जब आपने इतना नया कदम उठाया है कि अंतरजातीय विवाह कर रहे हैं, तो विवाह भी नए ढंग से कीजिए। लड़का कान्य कुब्ज है, बिरादरी में शादी करता तो कई हजार रुपए मिलते उसे, क्योंकि आजकल क्या है ना कि लड़के शादी के बाजार में मवेशी की तरह बिकते हैं। अच्छा मालवी बैल और हरियाणा की भैंस ऊंचे कीमत पर बिकती है। तो लड़का इतना त्याग तो लड़की के प्रेम के लिए कर रहा है, कर भी चुका ना त्याग। अब फिर भी वो कहता है कि अदालत जाकर शादी कर लेते हैं, बाद में एक पार्टी दे देंगे। आप आर्य समाजी हैं, घंटे भर में रास्ते में आर्य समाज मंदिर में वैदिक रीति रिवाज से शादी कर डालिए। 300-400 रुपए की एक पार्टी दे दीजिए। लड़के को एक भी पैसा नहीं चाहिए, लड़की के कपड़े वगैरह मिलाकर शादी 1000 में हो जाएगी, आपका भी पूरा काम हो जाएगा। तो अब इतने में क्या था कि वो कहने लगे, आप बात तो ठीक कहते हैं, मगर रिश्तेदारों को तो बुलाना पड़ेगा। फिर जब वो आएंगे तो इज्जत के ख्याल से सजावट, खाना, भेंट ये सब भी तो देना पड़ेगा। मैंने उनसे पूछा, अरे आपके रिश्तेदार? यहाँ तो कोई रिश्तेदार नहीं है, कहाँ है आपके रिश्तेदार? उन्होंने जवाब दिया, अरे पंजाब में है, पटियाला में ही 3 करीबी रिश्तेदार हैं, कुछ दिल्ली में भी हैं, कुछ आगरा में हैं। मैंने कहा, जब पटियाला वाले के पास आपका निमंत्रण पत्र पहुंचेगा ना, तो पहले तो आपको 10 गालियां देगा कि मई का मौसम है, इतनी गर्मी है, लोग तड़ातड़ लू से मर रहे हैं, ये ऐसे में इतना खर्च लगाकर जबलपुर आओ, कोई बीमार हो जाए तो मुसीबत। अरे पटियाला या दिल्ली वाला आपका निमंत्रण पत्र पाकर खुश नहीं बल्कि दुखी होगा। निमंत्रण पत्र ना मिला तो खुश होगा और बाद में बात बनाएगा, कहेगा आजकल जी डाक की इतनी गड़बड़ी हो गई कि निमंत्रण पत्र ही नहीं मिला, वरना ऐसा हो सकता है कि हम ना आते। मैंने फिर कहा, मैं आपसे कहता हूं कि दूर से रिश्तेदार का निमंत्रण पत्र मुझे मिलता है तो मैं भी घबरा उठता हूं, मैं भी नहीं जा पाता, मुझे भी रोना आता है। सोचता हूं जो ब्राह्मण 11 रुपए में शनि को उतार दे,
25 रुपए में सगोत्र विवाह करा दे, मंगली लड़की का मंगल 15 रुपए में उठाकर शुक्र के दायरे में फेंक दे, वह लग्न सितंबर से लेकर मार्च तक सीमित क्यों नहीं कर देता? अरे मई और जून की भयंकर गर्मी की लगने गोल क्यों नहीं कर देता? कर सकता है। देखो, ईसाई और मुसलमानों में जब बिना लग्न की शादी होती है तो क्या वर वधू मर जाते हैं? 8 प्रकार के विवाहों में जो गंधर्व विवाह है वो क्या है? अरे वह यही शादी है जो आज होने लगा है। और लड़का लड़की भागकर कहीं शादी कर लेते हैं। इधर लड़की का बाप गुस्से में पुलिस में रिपोर्ट करता है कि अमुक लड़का हमारी नाबालिग लड़की को लेकर भाग गया, मगर कुछ नहीं होता क्योंकि लड़की अपने मैट्रिक का सर्टिफिकेट साथ ले जाती है जिसमें जन्म तारीख होती है। अब वो कहने लगे, नहीं, रिश्तेदारों की नाक कट जाएगी भैया। अरे हमारी रिश्तेदारों में नाक कट जाएगी। मैंने कहा, पटियाला से इतना किराया लगाकर नाक काटने कोई नहीं आएगा। फिर पटियाला में कटी नाक को कौन इधर देखेगा? काट लें पटियाला में, काटने दो। अब वो थोड़ी देर गुमसुम रहे। मैंने कहा, देखिए जी, आप चाहे तो मैं पुरोहित हो जाता हूँ, घंटे भर में शादी करवा दूंगा। और वो चौंके, कहने लगे, आपको शादी कराने की विधि आती है क्या? मजाक मत कीजिए हमसे। मैंने कहा, अरे ब्राह्मण का बेटा हूँ। बुजुर्गों ने सोचा होगा कि लड़का नालायक निकल जाए और किसी काम धंधे के लायक ना रहे, तो इसे कम से कम सत्यनारायण की कथा और विधि विवाह तो सिखा दो। बचपन में ही सीख गया था ये तो। मैंने आगे कहा, और बात यह है कि आजकल कौन संस्कृत समझता है, और पंडित क्या कह रहा है इसे भी कौन सुनता है? वो तो ओम ओम इतना ही जानते हैं। मैं तो इस तरह मंगल श्लोक पढ़ लूं तो भी कोई ध्यान नहीं देगा। ओम जैक एंड विल वेंट अप द हिल टू फेच ए पेल ऑफ वाटरम। ओम जैक देन फाउंड एंड ब्रेक हिज क्राउन इज स्टिल ट्रबिंग आफ्टर कुरियात सदा मंगलम। अरे इसे लोग वैदिक मंत्र पढ़ समझेंगे। वो हंसने लगे। मैंने कहा, लड़का उत्तर प्रदेश का कार्ने कुब्ज और आप पंजाब के खत्री, एक दूसरे के रिश्तेदारों को कोई नहीं जानता। आप मेरी एक सलाह मानिए, इससे भी कम में निपट जाएगा और नाक भी कटने से बच जाएगी। लड़के के पिता की मृत्यु हो चुकी है, आप घंटे भर में शादी करवा दीजिए। रिश्तेदारों को चिट्ठियां लिखिए कि इधर लड़के के पिता को दिल का तेज दौरा पड़ा, डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी, 2-3 घंटे वो किसी तरह जी सकते थे। उन्होंने इच्छा प्रकट की कि मृत्यु के पहले ही लड़के की शादी हो जाए तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। तो इसीलिए उनकी भावना को देखते हुए हमने फौरन शादी कर दी। लड़का लड़की वर वधू के रूप में उनके सामने आए। उन्होंने चरणों पर सर रखे, उन्होंने इतना ही कहा, सुखी रहो, और उनके प्राण पखेरु हो गए। आप माफ करेंगे कि इसी मजबूरी के कारण हम आपको शादी में नहीं बुला सके। अरे कौन जानता है कि आपके रिश्तेदारों में कि लड़के के पिता की मृत्यु कब हुई, बताइए। अब उन्होंने सोचा, बोले, तरकीब तो ठीक है, पर इस तरह की धोखाधड़ी मुझे पसंद नहीं। खैर, मैं उन्हें उनके काम का आदमी नहीं लगा। दूसरे दिन मुझे बाहर जाना था, तो 2-3 महीने बाद जब मैं लौटा, लोगों ने बताया कि उन्होंने सामान और नकद लेकर शादी कर डाली। 3-4 दिन बाद साहूकार सवेरे से तकादा करने आने लगे हैं। रोज उनकी नाक थोड़ी थोड़ी कटने लगी। तो मैंने पूछा, अच्छा अब क्या हाल है उनकी नाक के? लोग बोले, अरे अब तो साहूकार आते हैं, यह देखकर लौट जाते हैं कि न काटने को नाक ही नहीं बची। मैंने मजाक में कहा, अरे साहूकारों से कह दो कि उनकी दूसरी नाक पटियाला में पूरी रखी है, वहां जाकर काट दे। और ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। ये कहानी का व्यंग इस प्रकार का है कि लोग आज के जमाने में अमीरी और गरीबी के हिसाब से कुकर्म और सत्कर्म करते हैं। जो इंसान थोड़ा गरीब होता है वह कुछ भी बुरा करने से डरता है। इनफैक्ट वो समाज में फैली हुई कुरीतियों को भी
आगे कंटिन्यू बढ़ाता है, यह सोचकर कि उसकी नाक न कट जाए। लेकिन जो अमीर होता है वो कुकर्म करता है, यानी कि बुरे काम करता है, लेकिन उसे कोई भी कुछ नहीं कह पाता। पता है क्यों? इसलिए क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसा है, उसे कोई कैसे बुरा कह सकता है। वैसे ही समाज में बिग फैट ग्रैंड वेडिंग का एक कुकर्म ही चल रहा है। कुकर्म तो मैं इसे नहीं कहूंगी, क्योंकि ये कोई बुरा काम नहीं, जिसके पास पैसे हैं वो ये कर सकते हैं, लेकिन हाँ, कुरीति जरूर कहना चाहती हूँ, क्योंकि ये ऐसी रीति है जो बेवजह गरीबों के ऊपर बहुत ज्यादा थोपी जा रही है। हमारे समाज में लोग 15-20 लाख जुटाने में बहुत साल या कहिए अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, लेकिन एक बेटी की शादी 20-25 लाख से नीचे नहीं हो पा रही। तो क्या इसे हम कुरीति ना कहें? सोचिएगा जरूर और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तब तक के लिए नमस्कार।